Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद ज्योत्सना सोनी। तो आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर की कुछ फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि कितनी फ़ाइल्स बनाना है और कंफ्यूज रहते हैं किस सब्जेक्ट की कितनी फ़ाइल्स बनाना है और कैसे क्या बनाना है। तो उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए और आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो ये बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जैसे हमारा जो सिक्स पेपर है इश्यू इन एजुकेशन। जो हमारा फिफ्थ पेपर हुआ करता है वो होता है इश्यू रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। उसमें भी हम लोगों को कुछ 4 फाइल्स बनानी होती है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। बट इश्यू इन एजुकेशन, इसमें नाम से ये कि एजुकेशन में क्या क्या इशू है, तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ 4 फाइल्स बनानी होती हैं। अब यहाँ पे जो कंटेंट हमारा सिलेबस में दिया हुआ रहता है मैं आपको एक बार रीड करके बताती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके टीचर जिस पे भी आपको दें या फिर आप किसी भी टॉपिक पे इनमें से किसी भी टॉपिक पे फाइल्स बना सकते हैं। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी। एक तो ये टॉपिक है आपका। उसके बाद ये विजिट टू अ स्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एजुकेशन प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन इन द लाइट ऑफ राइट टू एजुकेशन। एक ये टॉपिक है आपका। विजिट टू अ स्पेशल स्कूल एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। विजिट टू अ स्पेशल स्कूल यानी स्पेशल स्कूल जाओ जहाँ पे गूंगे बहरे वगैरह बच्चे, दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल में जाओ और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टी को के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करो। तो एक ये टॉपिक हो गया। विजिट टू एन ऑर्फेज यानी अनाथाशाला जाओ या फिर ओल्ड एज होम जाओ या फिर किशोर सुधार गृह जाओ। वहाँ पे जाके आप वहाँ के बारे में भी पहले आप जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर वहाँ के बारे में भी आप एक फ़ाइल बना सकते हैं और उसमें जो कुछ आपने देखा वहाँ पे वो आप मेंशन कर सकते हैं। या फिर एक और टॉपिक हो सकता है आपके पास, विजिट टू एन इंस्टीट्यूशन कीपिंग व्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के जहाँ पे पढ़ाई जाती हो वहाँ वैसी कुछ इंस्टीट्यूशन में जाइए और वहाँ की चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए, उसके बाद उसे फाइल में मेंशन करिए। तो ये कुछ इस तरीके के आपके पास टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको कुछ 4 टॉपिक्स जो डिसाइड करना है या फिर आपके टीचर्स बताएंगे उनको आपको लेना होगा या फिर आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से आपको कुछ 4 फाइल्स बनानी होंगी। तो आइए हमने जो 4 फाइल्स बनाई थी उनके बारे में हम आपको बताते हैं ताकि आपको ये भी हेल्प कर सकें और आप इन फाइल्स को भी एज इट इज़ देखकर बना सकते हैं। ये ऑलरेडी चेक्ड फाइल है। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट फ्रंट पेज में आप ये सेशंस डालेंगे, नेम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे टॉपिक जो है, मेरा टॉपिक है कमीशन फॉर मिशनरीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग जो है वो हमारा टॉपिक रहा है। ये फर्स्ट फाइल जो हमारी रही उसमें हमने क्या बनाया है, कमीशन फॉर मिशनरीज़ यानी अल्पसंख्यकों के लिए आयोग। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। इसमें आगे हमारा है, ये मैंने एक फ्रंट पेज पे इस तरीके से डाल रखा है, कॉलेज का नाम, फिर आपने टॉपिक है प्रकरण जो है अल्पसंख्यक आयोग, फिर जो हमारे टीचर हैं उनका नाम, फिर हमारा नाम, जो पीपल टीचर जो बीएड कर रहे हैं उनका नाम, अनुक्रमांक और उनका वर्ग। इसके बाद फिर हम लोग इस तरीके से कुछ स्टार्ट करते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग, इस तरीके से हेडिंग डालते हैं। फिर हम यहाँ पे ये मैटर लिखते हैं। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं जो कि अनुच्छेद 30 में यहाँ पे दी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग ये मैटर वहाँ पे उसमें लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बारे में अंबेडकर जी ने बोला है, संस्कृति, भाषा और लिपि के मामले में इस अनुच्छेद का आशय केवल तकनीकी अर्थ में अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना नहीं, अपितु वास्ट अर्थ में, यानी वास्ट मीनिंग में इसका अर्थ क्या है, अल्पसंख्यक होने का भी यही कारण है हम लोगों ने अल्पसंख्यक शब्द नहीं रखा, क्योंकि हमने महसूस किया कि इस शब्द का संकुचित अर्थ लगाया जा सकता है। जबकि सदन इसे अनुच्छेद 18 इस तरीके से मैटर दिया हुआ है, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, परंतु स्थायी रूप से निवास नहीं करते। तो ये अल्पसंख्यक बेसिकली किसके लिए है कि यह संरक्षण इसलिए आवश्यक है, यानी अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक आयोग के थ्रू आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता ये समझी गई है कि मान लीजिए कोई इंसान अपने प्रांत में, अपने डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, अपनी जगह में रह रहा है, और फिर जब वो कुछ दिन बाद वहाँ मान लीजिए रोजी रोटी के लिए माइग्रेट कर जाता है, किसी दूसरी जगह पे रहने में लग जाता है,
तो जब वो वापस अपने घर, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने प्रांत में जाता है, तो वहाँ के लोग वहाँ की रीति रिवाजों में उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। वो उसे क्या समझते हैं, अलग समझते हैं, वो उसे अपनी कल्चर का हिस्सा नहीं समझते हैं। तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, इसीलिए जैसे मान लीजिए विवाह या अन्य प्रायोजनों के लिए जाते हैं, यही संरक्षण नहीं दिया जाता। स्थानीय विधानमंडल उनको अपनी संस्कृति को बचाए रखने के का अवसर नहीं देता है। तो इस सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के लिए अपने प्रांत में वापस जाकर जनता के साथ समायोजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ, जब वो, तो फिर उनकी एक कल्चर है जो उससे कहीं ना अलग कर दिया जाता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए कि जिस जगह, नई जगह में रह रहे हैं, वहाँ पे ठीक है वो सेटअप होगा, लेकिन वो अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे उनको समायोजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहाँ के लोग उन्हें अपनी कल्चर से अलग समझने लग जाते हैं। तो संविधान के प्रारूप में भाषा, लिपि और संस्कृति शब्द थे, परंतु बाद में संस्कृति और लिपि के बीच और इस तरीके का ये मैटर है। आप लोग देख सकते हैं इसको यहाँ से जूम करके। ये देखिए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। धारा 350 के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है उनको। ये देखिए, 350 के अंतर्गत उनको प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा एवं मातृभाषा में ही देने में सुविधा प्रदान करें। उनको शिक्षा उनकी मातृभाषा में दें। राष्ट्रपति किसी राष्ट्र को ऐसा निर्देश जारी करे जैसा वह ऐसी सुविधाओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। इस तरीके का कुछ है। फिर आप आगे देख सकते हैं बालकों की शिक्षा। अब अल्पसंख्यक बालकों की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है, जैसे मुस्लिम। अल्पसंख्यक का बेसिकली में जिनकी संख्या कम है, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक। जैसे जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सबसे ज़्यादा तो इंडियंस हैं, भारतीय, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, ठीक है। इसमें शिक्षा की दृष्टि से जैन, ईसाई, बौद्ध पिछड़े नहीं हैं, परंतु अल्पसंख्यक वर्गों को जो सुविधाएं प्राप्त की गई हैं वे उन्हें समान रूप से दी गई हैं। यहाँ पे जो जैन है, ईसाई हैं और बौद्ध, ये शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नहीं है, लेकिन ये अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अल्पसंख्यक वाली सुविधाएं इन्हें भी दी गई हैं। भारतीय संविधान में इनकी शिक्षा के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। देखिए, एक्ट 29(2) धारा 29(2) में राज्य द्वारा संचालित अथवा किसी भी सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। कि अगर उसकी धर्म अगर कोई अलग है, उसकी भाषा अगर कोई अलग है, या उसकी जाति कोई अलग है, तो उसको आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी विद्यालय में, किसी सरकारी संस्थान में एंट्री देने से, प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं। ये सरकार ने उनके लिए प्रावधान रखा है। दूसरा है 30(1) धारा जो है एक्ट 30A, सभी अल्पसंख्यक चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषाई अपनी पसंद की शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा, उनको एक ये सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है कि वो अपनी पसंद की शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब धारा 30(2) में क्या कहा गया है इनके लिए, राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई भी राज्य शिक्षा संस्थानों को सहायता दे रहा है, तो जाति, धर्म, अल्पसंख्यक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान शिक्षा देगा, सभी को पढ़ने का समान अधिकार देगा। क्योंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई समिति ने सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों, ये कुछ इस तरीके से मैटर है। अब आप आगे देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 से 92 में इनके लिए क्या बातें कही गई हैं, क्या घोषणाएं की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में देख सकते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया, अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाएं स्वयं चलाएंगे, उन्हें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु उनका पाठ्यक्रम राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी, उनका सिलेबस राज्य सरकारें करेंगी, उनके राज्य की सरकार निर्धारित करेगी, बट वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खुद चला सकते हैं, उन्हें कोई भी रोकेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है, इनके क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक संस्थाओं को खोलने की प्राथमिकता भी इन्हें दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये कुछ दी गई हैं, विद्यालयों को खोलने प्राथमिकता दी जाए, अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने में नरमी, मान्यता एफिलिएशन देने में उनको परेशानी किया जाएगा, आसानी दी जाएगी। आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी ऐसी बालिकाओं के लिए जो अल्पसंख्यक हैं, ताकि वो पढ़ पाएँ इजीली, ठीक है। वित्तीय सहायता भी कुछ उनको दी जाएगी, ठीक है, मदरसा, ये सब चीज़ें। तो ये यहाँ पे हो गया
शिक्षा संबंधी योजनाएं, वही चीज़ें आ गई, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी इसमें हमने किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ये देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी योजना है, वही चीज़ है, क्योंकि हमें फाइल में क्या है, हमें एक मैटर तैयार करना होता है, कम से कम 10 से 15 पेज हमें भरने होते हैं। तो हमारे पास कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी टॉपिक पे ज़्यादा मैटर नहीं होता है, बट हमें उसको ही बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है और अच्छी राइटिंग में करना है। तो इस तरीके से हम लोग हेडिंग्स डाल के हाईलाइट करके उसको इम्प्रेसिव बना देते हैं, ताकि फाइल देखने में अच्छी लगे। और मेन चीज़ राइटिंग पे मेन ध्यान। अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु दीर्घकालीन कार्यक्रम जैसे कि शिशु एवं परंपरागत स्कूल, प्राथमिक शिक्षा, मिडिल, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, महिला शिक्षा, ये कुछ क्या है, इनकी शिक्षा के लिए क्या है, दीर्घकालीन दीर्घकालीन कार्यक्रम। ठीक है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, एक ये हेडिंग हो गया आपका। ठीक है। आगे चल के ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल मिशनरीज कमीशन, मोदी सरकार ने 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की दिशा में कदम उठा दिया है। देश के इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदुओं को देने पर विचार करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। ये वर्तमान की स्थिति भी इंक्लूड कर दी। आयोग के अध्यक्ष सैयद गफ्फार उल हसन रिजवी ने आज तक को बताया कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए गठित कमेटी को अध्यक्ष जॉर्ज कुरियन होंगे। इस तरीके से हमने मैटर बनाया। आगे देखिए अल्पसंख्यक आयोग की शक्तियाँ, इनकी कुछ शक्तियाँ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं। दूसरी चीज़ है किसी भी भाग में से किसी व्यक्ति को समन भेजकर बुलाया जा सकता है। हाजिरी लगाने, शपथ दिलाने की शक्ति है इनके पास। अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही, कमीशन के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं ये बताया जा रहा है। दस्तावेज को खोजना वगैरह, प्रस्तुत करना, ये सब। न्यायालय में सरकारी दफ्तर से पब्लिक रिकॉर्ड की मांग करना, ये सब इनके पास, आयोग के पास शक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट फाइल देखते हैं हम, और संबंधित तत्व। इस तरीके से मैटर हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। अब फाइल नंबर 2 है, जो कि मैंने किस टॉपिक पे बनाई है, ये मैंने बनाई है ओल्ड एज होम रिपोर्ट, यानी वृद्धाश्रम की रिपोर्ट। तो ये वही प्रीवियस फाइल की तरह यहाँ पे ये फिल करेंगे, नाम, रोल नंबर, सेक्शन, और टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, ओल्ड एज होम रिपोर्ट। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर ये हम लोग फ्रंट पेज पे इस तरीके से करेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे पेपर, फिर यूनिट, कौन सी यूनिट से हमने टॉपिक उठाया है, फिर टॉपिक क्या है हमारा, ओल्ड एज होम रिपोर्ट, फिर हमने कौन सा हमारे टीचर को हमें देना है, और हमारा नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब चीज़ें। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वृद्धाश्रम रिपोर्ट। तो हम इस तारीख को यहाँ पे गए थे, इसलिए हमने ये तारीख यहाँ पे डाल रखी है। 23/1/2020 को हम लोग यहाँ पे गए थे। फिर हम लोगों ने जो वहाँ पे देखा वो हम लोग यहाँ पे इस फाइल में मेंशन करने वाले हैं। तो मेरी बीएड, ये देखिए परिचय हम सामान्य देंगे, बताया कि कहाँ पे, किदवई नगर कानपुर में स्थित वृद्धाश्रम में सर्वेक्षण के लिए पहुँचे, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अब विवरण देखते हैं। आश्रम का संक्षिप्त परिचय। वृद्धाश्रम की स्थापना 1905 में हुई थी। ठीक है। सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था इसका स्थापना। अब क्या हुआ, ये महोदय सुशील और चंद्र द्विवेदी मधुवेश द्वारा किया गया था, ये व्यक्ति जिन्होंने इसको स्थापित किया था। विभिन्न शहरों में ये लोग अनाथालय भी चला रहे हैं, वृद्धाश्रम और अन्य सामाजिक कल्याण की संस्थाएं ये लोग चला रहे हैं। आगे देखते हैं। आश्रम का प्रबंधन कौन करता है, मैनेजमेंट करती है मैडम ज्योति पांडे त्वरकेता। इस तरीके से हमने पूरा यहाँ पे मैटर लिखा है, जो हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी। आश्रम में रहन सहन क्या है, ये देखिए हमने लिखा है। बाबा व दादी में परिवार से दूर होने का, दर्द होने का झलक आया। टीम के सदस्य में अपने बेटे बेटी की झलक देखने का प्रयास आश्रम वासियों द्वारा हुआ। ये सब हो गया। आर्थिक सहायता देखते हैं। वृद्धाश्रम के कोऑर्डिनेटर जो थे, और वो क्या कर रहे थे, तिवारी जी ने आश्रम संचालन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमें बताया, और बताया कि ये पीजी कार्य योजना के तहत पर संचालित होता है, जिसमें सार्वजनिक शिक्षोन्नयन लखनऊ तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता तो मिल जाती है। समाज कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता मिल जाती है इन लोग को। ठीक है। तो ये यहाँ पे
और इत्यादि भी सहायता प्रदान करता है। हमारी टीम द्वारा 251 रुपये की धनराशि दी गई, ठीक है, भेंट स्वरूप दी गई। फिर खान पान में वहाँ पे क्या है बताया कि भाई भोजनालय की व्यवस्था में लगे। पवन जी ने फिर बताया कि भाई वहाँ पे सुबह नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम का भोजन, फिर समय समय पे इस तरीके से भोज्य पदार्थ का भी प्रावधान किया जाता है। दिनचर्या क्या है उन लोगों की, भाई वृद्धाश्रम में जो दादा और दादी रहते हैं, वृद्धाश्रम की दिनचर्या 5-6 बजे से प्रारंभ हो जाती है। स्नान ध्यान किया उन लोगों ने, 10 बजे के मध्य तक हो जाता है सब। टीवी देखना, पेपर पढ़ना इत्यादि कार्य 12 बजे से 2 बजे तक, 12 से 2 के मध्य का भोजन मिल जाता है उन लोगों को। टीवी देखना, यही सब अपना काम, भजन कीर्तन भी करना, मंदिर में होता है, ये सब भी कर सकते हैं। तो ये सब चलता रहता है दिनचर्या। चिकित्सा व्यवस्था क्या है उनकी, अगर पता चलता है कि कोई बीमार है तो उसके लिए स्पेशली भी बुलाया जाता है। वैसे तो डॉक्टरों की टीम वहाँ पे आती रहती है, परीक्षण करती रहती है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, इस तरीके से होता रहता है। नेक्स्ट है आश्रम में प्रवेश कैसे मिलता है। आश्रम के के तिवारी ने ऐसा बताया कि आश्रम प्रवेश के लिए लाभार्थी की उम्र कम से कम 60 साल होना चाहिए। और लाभार्थी का आधार कार्ड, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो वो एडमिशन दे देते हैं कि भाई आप रह सकते हो वृद्धाश्रम में। साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था थी वहाँ पे, साफ़ सफाई की जो व्यवस्था थी वो क्या थी कि बहुत अच्छी थी। जहाँ तक कि मैंने खुद देखा है वो सब कुछ अच्छा मैनेज था। कर्मचारी प्रबंधन कैसा था, आश्रम की प्रबंधन श्रीमती ज्योति पांडे ने जो मैनेजमेंट कर रही थी उन्होंने बताया कि यहाँ पे 20 कर्मचारी हैं, संस्था द्वारा उनको वेतन भी दिया जाता है, सब लोग मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं। फिर क्या आश्रम में हमारा अनुभव क्या रहा, हमने क्या देखा वहाँ पे, हमने देखा कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते भी आश्रम में रहने को विवश हैं कुछ दादा दादी। दूसरी चीज़ हमने वहाँ पे देखी, सुशीला चौहान का परिवार है, एक दादी थी, नगर में घर है परंतु परिवार द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण भी यहाँ पे रह रही है। तीसरी हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अशोक जी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, पत्नी वियोग ने उन्हें मानसिक रूप से अशांत कर दिया है। आश्रम वासियों के मध्य उन्हें शांति मिलती है, वे गायक भी हैं। चौथे महानुभव से मैं मिली, रंजना गुप्ता जी थी, जो उनके पति की मृत्यु हो गई, अत्यंत संपन्न परिवार से हैं, किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ने के चलते बच्चों ने उन्हें आश्रम में छोड़ दिया। पांचवे जो महोदय हैं उनको, वो माता जी थी, उनके क्या है महोदया, उन्होंने भी बीएड कर रखा है, पढ़ी लिखी थी, पति प्रोफेसर थे उनके, और उनकी मृत्यु हो गई 60 पार होने के बाद, नौकरी नहीं मिली अतः बेसहारा हो गई और आश्रम से सहारा मिला उन्हें। इस तरीके से कुछ जिन लोगों से हम लोग मिले उनके बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये आपकी फाइल 2 ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब फाइल 3 देखते हैं हम लोग। देखिए फिर से वही स्टार्ट हो गया फाइल 3। तो यहाँ पे आप सेशन डालेंगे अपना, कौन से सन में आप कर रही हैं वो नाम डालेंगे, क्लास, रोल नंबर। फिर हमारा ये टॉपिक नया आज स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फाइल का जो है वो क्या है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की रिपोर्ट हमने ये बना रखी है। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये भी आपके टॉपिक इसमें पेपर में सिलेबस में दिया हुआ है। आप किसी भी एक स्पेशल डे के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जैसे कि आप वर्ल्ड लिटरेसी डे के बारे में बता सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में बता सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के बारे में बता सकते हैं, या फिर यूएनओ डे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे बना सकते हैं, या फिर यूनेस्को डे, ह्यूमन राइट डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, किसी भी एक स्पेशल डे के बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चॉइस कर रखा है रिपब्लिक डे, यानी जो हमारा है गणतंत्र दिवस, और इंडिपेंडेंस डे। तो ये मेरा टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पेज पे मैंने फिर वही एक्सप्लेनेशन, अपना कॉलेज का नाम, पेपर कौन सा है, टॉपिक मेरा क्या है, मेरे टीचर का नाम, फिर मेरा बारे में दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में और गणतंत्र दिवस के बारे में हम लोग प्रस्तावना करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मैटर लिख रखा है, आप लोग भी इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं भगत सिंह के बारे में, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यहाँ पे लिखा है, उनका जन्म दिवस और मृत्यु दिवस भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर हमारा ये हमने सुखदेव के बारे में यहाँ पे लिखा है, उनका जन्म दिवस और मृत्यु दिवस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लाला लाजपत राय, उनका भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है।
उनका कोट भी लिखा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, की घोषणा करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म घड़ी के फिरोजपुर पंजाब में 28 जनवरी 65 को हुआ था, 1865 को हुआ था। माता का नाम गुलाब देवी, पिता कांग्रेस के गरम दल के समर्थक थे। इस तरीके से इनके बारे में। फिर मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लिख रखा, स्वतंत्रता दिवस के बारे में फिर हम लोग आए। पहले अब हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देते हैं। 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो सामने कई सारी चुनौतियाँ उसके सामने थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं व नवाबों के शासन से चल रही थी। इन सभी को राष्ट्र में शामिल करने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम ही था। और 47 में भारत की आबादी ज़्यादा थी, तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी आपस में थी, बटी हुई थी। ऊंची जाति, धर्म, साम्राज्यवाद, अन्य धर्मों के मानने वाले भारतीय थे सभी। इस विशाल देश में लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे, पहनावे भी अलग थे, धार्मिकता में भी फर्क था। परंतु स्वतंत्रता के समय भारत की विशाल जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, काश्तकार बारिश पर निर्भर करते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती थी तो बड़े बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो ही जाता था। तो ये हमने एक नज़र डाली किस पे, स्वतंत्रता के समय की स्थिति, स्वतंत्रता के पहले की स्थिति। फिर गणतंत्र दिवस में नए संविधान बना, जो हमारा स्वतंत्र हो गया देश। उसके बाद जब हमारा नया संविधान बना 1946 से 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया। फिर एक संविधान सभा की बैठक दिल्ली में आयोजित कर रखी। फिर उसमें सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। चर्चाओं के फलस्वरूप 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। हमारे संविधान की खासियत यह थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान था। ठीक है, इस तरीके से 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता थी। गणतंत्र दिवस मनाने का इतिहास हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। तो 47 में जब अंग्रेजी शासन ने भारत को आज़ादी मिली और उस समय भारत का कोई स्थायी संविधान नहीं था। 47 में 4 नवंबर को राष्ट्रीय सभा भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 1950 में 24 जनवरी को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया गया। गणतंत्र दिवस को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया तब से भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। पूर्ण स्वराज के वर्षगांठ के रूप में हर वर्ष इसे मनाए जाने की शुरुआत हुई। ये सब हो गया इसका इतिहास कि हम क्यों हैं। ठीक है, अब हमने देखा 26 जनवरी मनाने का महत्व क्या है। तो ये हमने यहाँ पे महत्व मेंशन कर रखा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकल कर के आई है। स्वाधीनता प्राप्त हुई हमें 15 अगस्त को। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे कंक्लूजन, और गणतंत्र दिवस को हमारा संविधान बना, ये हमारा कंक्लूजन निकल करके यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी हमारी फाइल नंबर 2। फाइल 2 कंप्लीट हो गई हमारी। यहाँ पे फाइल 2 कंप्लीट हो गई। आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं फाइल को, अपनी सारी फाइल्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए फाइल 3 हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। ये हमारा कॉलेज का नाम है, यही वही चीज़ सेम। और टॉपिक हमारा है स्पेशल स्कूल रिपोर्ट। स्पेशल स्कूल यानी स्पास्टिक सेंटर। स्पास्टिक सेंटर यानी दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल, जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती है, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल। या फिर वो मेंटली डिसेबल्ड हैं, या फिर वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, या फिर वो इमोशनली डिसेबल्ड हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसका हम लोगों को क्या करना था, भ्रमण करना था। उसके बाद भ्रमण करने के बाद उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना था, जिसी को हमने फाइल 3 बोला, दिव्यांग स्कूल सर्वे रिपोर्ट। ये देखिए आप, ये प्रीवियस फाइल्स की तरह ये मैटर आप बना सकते हैं पेज पे। फिर हम लोग आगे देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है ये हमने डिस्कस किया कि वह शिक्षा होती है इसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है, सभी को एक साथ। इसीलिए बोलते हैं इसे समावेश करना सभी का, चाहे वो संवेगात्मक रूप से पिछड़े हुए हों, चाहे वो मानसिक रूप से पिछड़े हों, चाहे वो सोशली
या फिर इकोनॉमिकली डिफरेंट हो एक दूसरे से, सभी को एक साथ समावेश करना इज कॉल्ड समावेशी एजुकेशन। तो समावेशी एजुकेशन की कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दी गई। देखिए ये पहली डेफिनेशन है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षण है जो बालकों में बढ़ती भिन्नताओं को ध्यान में रखता है, डिफरेंसेस उनके आपस में जो है उनको ध्यान में रख के दिया जाता है, ऐसी एजुकेशन। सेवा और यूनेस्को के अनुसार देखते हैं, ऐसी शिक्षा प्रक्रिया जिसमें विद्यालय अपने संगठन तथा पाठ्यक्रम के अवसर की समीक्षा करके सभी बालकों को एक जैसे मानते हुए प्रतिज्ञा करता है। यानी सभी बालक विद्यालय में बैठे, क्लास में, कक्षा में बैठे सभी बालक, कक्ष में बैठे सभी बालक एक जैसे हैं, सभी की आवश्यकताओं को समझना और फिर उनको एजुकेट करना इज कॉल्ड समावेशी शिक्षा। अब देखिए, मूक बधिर कुछ बालक हैं जो बोल नहीं पाते हैं, दिव्यांग बालकों के सर्वेक्षण रिपोर्ट ये बनाई है। हम लोगों ने परिचय लिखा कि कहाँ पे ये हमारा स्कूल था, दिव्यांग स्कूल था, और कहाँ पे इसका पूरा एड्रेस क्या था। जैसे हम लोगों ने ओल्ड एज रिपोर्ट में और वृद्धाश्रम के बारे में लिखा था, वैसे ही यहाँ पे इस स्कूल के बारे में लिखेंगे। फिर इसकी भवन कैसा था भाई, 12 कक्षाएँ थी इसमें, छोटा सा पार्क भी बना हुआ था, इस तरीके से कंप्यूटर भी था, कक्षा भी था, विज्ञान कक्ष भी, ये सब हमने मेंशन कर रखा। फिर देखते हैं यहाँ पे प्रधानाचार्य और स्टाफ कैसे थे। प्रधानाचार्य 10 अध्यापक थे यहाँ पे, ठीक है, 10 अध्यापक थे। अध्यापिकाएं प्रशिक्षित थे, सभी को नॉलेज था कि भाई ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे ज्ञान प्रदान करना है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हो रही थी वहाँ पे, मूक बधिर विद्यार्थियों विद्यालय के कारण यह पाठ्य सहगामी क्रियाएं सामान्य विद्यालय की तुलना में चुनौतीपूर्ण है। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल बालक को तो आप कोई भी चीज़ बहुत इजीली करवा सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चुनौती आ जाती है क्योंकि वो उनमें कोई ना कोई कमी है। फिर आर्थिक सहायता क्या होती है बताया वहाँ पे, ऐसा देवी शरण मिश्रा जी जो थे उन्होंने बताया था हम लोगों को कि यहाँ पे आर्थिक सहायता का क्या प्रावधान है। मूक बधिर लोगों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे खोले हैं, चलाए जाते हैं इस संस्था के द्वारा। हस्तशिल्पकारी, चित्रकारी, कढ़ाई, सिलाई इत्यादि उत्पादों की बिक्री आदि का संचालन भी विद्यालय का। मान लीजिए उस विद्यालय में क्या होता है, जैसे किसी बच्चे का क्या है कि उसको मान लीजिए दिमाग से वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिटफाट नहीं है, तो उसको आप क्या करवा सकते हैं, उसको आप मान लीजिए कोई ऐसा काम दे सकते हैं कि जैसे कोई मतलब हस्तशिल्प टाइप के काम दे सकते हैं, चित्रकारी कुछ करना, या फिर कुछ रिबन बनाना, छोटे छोटे फीते बनाना, या फिर छोटी छोटी प्लास्टिक की कोई चीज़ें बनाना। उसे एक बार बता दिए वो वैसे ही करता रहेगा। तो उन सब चीज़ों से क्या करते हैं ये विद्यालय वाले पैसे कमाते हैं, तो उससे भी कुछ इनका संचालन हो जाता है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है, इनको आर्थिक सहायता भी मिल जाती है संस्थाओं के द्वारा, ठीक है, तो ये सब है। और ये स्कूल जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, एफिलिएटेड स्कूल है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रयोगशाला भी यहाँ पे लाइब्रेरी थी, प्रयोगशाला की व्यवस्था थी। पाठ्यक्रम था क्या था, चौहान जी ने बताया कि विद्यालय में सामान्य विद्यालय के समान ही पाठ्यपुस्तकें चलती हैं, पाठ्यपुस्तकें सेम है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों को समाज में समाजित किया था, यानी यहाँ पे जो पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये का था, क्लासेस जो रहती थी यूकेजी से क्लास 8 तक रहती थी, बट यहाँ पे पढ़ाने का मतलब ये था कि ये भाई डिफरेंट तो है, जनरल बच्चों से डिफरेंट है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है तो ये कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो उसी समाज में जहाँ पे नॉर्मल लोग रह रहे हैं वहीं पे अब नॉर्मल भी रहेंगे। तो ये समाज में समायोजन कैसे कर पाए, क्योंकि समाज के लोग तो दक्ष हैं, बहुत चतुर हैं, उनको सब कुछ आता है, ऐसे चुनौतीपूर्ण समाज में वो कैसे सरवाइव कर पाए। तो इसी के योग्य उन्हें बनाया जाता है कि वो कुछ मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, व्यवसायिक ज्ञान उन्हें दिया जाता है कि वो भी कुछ अपना हस्तशिल्प करके कुछ अपना जीविकोपार्जन कर सकें और समाज के लिए यूज़फुल बन सकें, समाज उपयोगी बन सकें। तो ये इसमें इन लोगों को बताया जाता है। आगे देखते हैं, शिक्षा के अंतर्गत चुनौतियाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने में। सामान्यतः वे बच्चे जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। शिक्षित करने के लिए अध्यापक को बहुत धैर्य की आवश्यकता होता है, मान लीजिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है शिक्षक को, ये सभी चुनौतियाँ आती हैं। मित्रवत व्यवहार करके आप उन्हें चीज़ें समझा सकते हैं, आसानी से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। सख्ती तो बिल्कुल उनके साथ चलेगी नहीं, न दंड चलेगा। तीसरी चीज़ क्या देखिए वहाँ पे कैसी प्रॉब्लम आती है, दिव्यांग बच्चों के शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना है। ये बच्चे वैसे ही किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, गॉड गिफ्टेड उन्हें जो दी गई है, उसके चलते ये अपने आप से वैसे ही टूटे हुए हैं अपने आप में,
ठीक है। अब ऐसे में उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो ये चुनौती रहती थी टीचरों के सामने। और क्या चुनौती रहती थी कि अपनी शारीरिक अक्षमता के चलते इनको आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या, कई बार दिव्यांग छात्रों को समझाने में बहुत अधिक समय लग जाता है। समय को अगर मान लीजिए कोई लेकर टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि समय इनके लिए समय को ध्यान में न रखते हुए बल्कि ये सीखना, ये इस पर फोकस करना पड़ेगा कि बच्चा जो हम समझाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, वो बच्चा सीख पाया या नहीं, समय भले ही कितना भी लग जाए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, छोटे बच्चों में जिद्दी स्वभाव के कारण समझ भी देर से विकसित होती है। कुल मिला के इनका डेवलपमेंट जो रहता है नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, देर से ये चीज़ों को समझ पाते हैं क्योंकि इनकी जो अक्षमता है उसके चलते। तो ये कुछ था, ये कुछ यहाँ इस तरीके से मैटर है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारी थी फाइल नंबर 3 जो कि हमने डिस्कस करी, फाइल 3 जो कि किस पे थी, हमारी दिव्यांग बालकों पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी फाइल है, सॉरी ये हमारी फाइल 4 थी, फाइल 4 थी हमारी, हम लोग 3 फाइल डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी फाइल 4 थी जो हमने लास्ट में डिस्कस करी। एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं इसको। ये हमारी फाइल 1 है। ये हमारी फाइल 2 है, ओल्ड एज होम रिपोर्ट। ये हमारी फाइल 3 है। नेक्स्ट हमारी फाइल 4 आ जाएगी जो कि आपको इसी तरीके से बनानी है। ये हमारी फाइल 4 है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प करे आपकी फ़ाइल बनाने में तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को जिनको जो कंफ्यूज हैं कि हम फ़ाइल कैसे बनाएं, जो परेशान हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और आपकी किसी न किसी तरीके से डिस्कशन भी होता रहे और आपकी हेल्प भी हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।